कुछ रिश्ते ना हमारी पहचान की बुनियाद होते हैं। वो हमें बनाते हैं, हमें संभालते हैं, और हम कहीं भी पहुंच जाएं, वो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। आज हम ऐसे ही एक रिश्ते की उसकी गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे माता पिता के साथ हमारा रिश्ता। और इस चर्चा के लिए हमारे पास सुरेंद्र सिंह राणावत की एक बहुत असरदार कविता है। इसका शीर्षक है द डिवाइन फाउंडेशन, पेरेंट्स एंड द डेट ऑफ डिवोशन। ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वही तो, खासकर ये आखिरी हिस्सा, द डेट ऑफ डिवोशन, मतलब भक्ति का कर्ज। ये कोई पैसों का कर्ज नहीं है ना। हाँ। ये एक भावनात्मक, एक रूहानी कर्ज है। आज हम इसी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे कि ये कर्ज आखिर है क्या, और आज के दौर में हम इसे कैसे देख रहे हैं, या शायद अनदेखा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं कविता की उस पहली और सबसे दमदार तस्वीर से। कविता कहती है कि माता पिता ईश्वर का रूप है। माँ को ममता की शीतल धरती कहा है और पिता को आसमान। ये सुनने में बहुत खूबसूरत लगता है, पर ये सिर्फ खूबसूरत शब्द तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब है। और ये मतलब आज के जमाने में शायद और भी ज्यादा मायने रखता है। जब कविता कहती है कि माँ धरती है और पिता आसमान, तो वो सिर्फ आप कह सकते हैं कि पुराने किरदारों की बात नहीं कर रहे। अच्छा। हाँ, देखिए, धरती का काम क्या है? पोषण देना, जड़ें देना, एक स्थिरता देना। सही। और आसमान का काम है सुरक्षा देना, एक दायरा देना, उड़ने की हिम्मत देना। एक बच्चे को इन दोनों की जरूरत होती है। हाँ, ये तो है। पर यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। आज की दुनिया में जहाँ माँ और बाप दोनों ही आसमान बन के बाहर की दुनिया में लड़ रहे हैं बच्चों के भविष्य के लिए। हाँ, बिल्कुल। तो फिर घर में वो धरती वाली स्थिरता, वो पोषण कौन दे रहा है? कविता हमें इस बदलते हुए संतुलन के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। मतलब ये उपमा जितनी पारंपरिक है उतनी ही आधुनिक भी है। बिल्कुल। अगर हम उसे आज के चश्मे से देखें तो ये सिर्फ जन्म देने की बात नहीं है। कविता की जो शुरुआती लाइनें हैं वो भी तो यही कहती हैं, ईश्वर का रूप है वो जिन्होंने इस दुनिया में लाया, संस्कारों से सींचकर हमें अपने पैरों पर खड़ा बनाया। ये संस्कारों से सींचना, ये असल में उस धरती वाले पोषण का ही तो एक रूप है। वो सिर्फ खाना नहीं खिला रहे हैं, वो आपको एक इंसान बना रहे हैं। सही कहा। वो आपको एक नैतिक ढांचा दे रहे हैं, एक मॉरल कंपस। और पिता का आसमान होना आपको दुनिया की चुनौतियों से बचाता है। तो ये दोनों मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करते हैं, एक माहौल जिसमें एक बच्चा सिर्फ बड़ा नहीं होता बल्कि एक बेहतर इंसान बनता है। हाँ, और यही इस कविता का वो फाउंडेशनल पत्थर है जिस पर आगे की पूरी इमारत खड़ी होती है। और क्या कमाल की मजबूत नींव रखी है कवि ने। लेकिन फिर जैसे ही हम इस खूबसूरत तस्वीर में खोने लगते हैं, कविता एक ऐसा मोड़ देती है जो एकदम से चौंका देता है। हाँ, एक तीखा चुभने वाला सच सामने आ जाता है। और वो सच आज के दौर की विडंबना से जुड़ा है ना। बिल्कुल। कविता कहती है, विडंबना देखो इस आधुनिक दौर की और तथाकथित ज्ञान की। पत्थर की मूरत पूजते हैं पर सेवा नहीं करते घर के भगवान की। उफ, ये लाइन सुनकर तो मतलब एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। हाँ, ये सीधे सीधे उस पाखंड पर चोट करती है जहां हम बाहरी दुनिया में तो बहुत धार्मिक और संस्कारी दिखना चाहते हैं, पर अपने घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। और ये तथाकथित ज्ञान शब्द का इस्तेमाल बहुत असरदार है। जैसे कवि कह रहा हो कि तुम्हारी डिग्रियां किस काम की, तुम्हारी तरक्की किस काम की, अगर तुम इतनी सी बात नहीं समझ पाए। सही। और वो इस बात को हवा में नहीं छोड़ते, वो बताते हैं कि ये उपेक्षा दिखती कैसी है। मुझे वो लाइनें पढ़कर बहुत तकलीफ हुई थी। जिस माँ ने गंदगी साफ की, पिता ने हर लाड लड़ाया, बुढ़ापे में उसे ही बेबस कर घर के कोने या ओल्ड एज होम पहुंचाया। ये तस्वीर दर्दनाक इसलिए है क्योंकि ये एक सौदा दिखाती है। एक तरफ बेपनाह प्यार और त्याग है, और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ उपेक्षा। और यहाँ कविता एक बहुत बड़ी सामाजिक टिप्पणी कर रही है। वो कहती है कि पढ़ लिखकर लोग मर्यादा और अनुशासन भूल गए हैं। हाँ, जो डांट बचपन में रास्ता दिखाने के लिए थी, वो अब बोझ लगने लगी है। ये बोझ वाली भावना, ये शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है ना? बिल्कुल। जिस पल आपने अपने माता पिता को एक जिम्मेदारी की जगह बोझ समझना शुरू कर दिया, उसी पल तो रिश्ते की आत्मा मर जाती है। बिल्कुल। और ये एक पीढ़ी का बदलाव है। पहले ज्ञान का मतलब होता था विवेक, समझदारी। आज ज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी और करियर बनाना रह गया है।
और इस प्रक्रिया में हम शायद अपनी जड़ों का सम्मान करना भूलते जा रहे हैं। कविता इसी मूल्य के क्षरण, इसी वैल्यू इरोजन की तरफ हमारा ध्यान खींचती है। और ये बदलाव सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है, ये पूरे परिवार के समीकरण को बदल रहा है, उसके डायनामिक्स को। कविता में एक लाइन है जिस पर मैं सच में अटक गया था। कौन सी? शादी के बाद बेटे भी अब पराये होने लगे हैं। ये एक ऐसी बात है जो हम अक्सर सुनते हैं अपने आसपास। हाँ, सुनते हैं। पर जब इसे कविता में पढ़ते हैं तो इसका वजन महसूस होता है। इसका वजन इसलिए महसूस होता है क्योंकि ये सदियों से चली आ रही एक सामाजिक धारणा पर सवाल उठाता है। भारतीय समाज में बेटे को हमेशा बुढ़ापे की लाठी माना गया है। सही। ये पंक्ति उस लाठी के टूटने या कमजोर पड़ने के दर्द को बयां करती है। ये सिर्फ एक बेटे के बदलने की कहानी नहीं है, ये पूरे पारिवारिक ढांचे के बदलने का संकेत है। और इसका नतीजा, अगली लाइन दिल तोड़ देती है। जो कल तक सहारा थे वो आज अकेले रोने लगे हैं। ये अकेलापन, ये शायद बुढ़ापे की किसी भी बीमारी से ज्यादा तकलीफदेह होता होगा। ये सोचना कि आपने जिनके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज उनके पास आपके लिए वक्त ही नहीं है। पर यहाँ एक बात गौर करने वाली है। कविता बहुत समझदार है। वो सिर्फ इल्जाम नहीं लगाती। अच्छा। वो मानती है कि कभी-कभी दूरी एक मजबूरी हो सकती है। लोग काम के लिए, करियर के लिए दूसरे शहरों, दूसरे देशों में जाते हैं। हाँ, ये तो सच है। लेकिन कवि इसे एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देता। वो कहता है कि मजबूरी अपनी जगह है, पर नीयत अपनी जगह। अगर इरादा हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। तो मतलब कविता सिर्फ समस्या बताकर हमें अपराध बोध में नहीं छोड़ देती, वो कोई रास्ता भी दिखाती है। हाँ, और यही इस कविता की खूबसूरती है। वो समाधान देती है, और समाधान इतना सरल और व्यवहारिक है कि कोई भी उसे अपना सकता है। क्या है वो समाधान? कविता कहती है, दूरी मजबूरी हो सकती है, पर तकनीक का हाथ तो थामिए। पास न सही, फोन पर ही उनके हालचाल तो जानिए। वाह, आज के जमाने में ये कितनी बड़ी बात है ना? हम घंटों सोशल मीडिया पर बिता सकते हैं, लेकिन 2 मिनट का एक फोन कॉल हमें पहाड़ जैसा लगता है। बिल्कुल। कवि कह रहा है कि बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा कदम उठाओ। ये छोटा सा फोन कॉल उस भावनात्मक दूरी को कम कर सकता है। और ये इस बात से जुड़ा है कि माता पिता को असल में चाहिए क्या। अक्सर हमें लगता है कि उन्हें महंगे तोहफे या पैसे भेजकर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। एक गलतफहमी। हाँ, लेकिन कविता इस गलतफहमी को भी दूर करती है। वो साफ साफ कहती है, वो धन दौलत नहीं, बस प्रेम के 2 बोल और थोड़ा समय मांगते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर वो डेट ऑफ डिवोशन यानी भक्ति का कर्ज वाली बात फिर से सामने आती है। हाँ, ये कर्ज पैसे से चुकाया ही नहीं जा सकता। इसे चुकाने की मुद्रा अलग है, वो है समय, सम्मान और प्यार। कविता की एक लाइन इस कर्ज की गहराई को बताती है। आपकी खुशियों के लिए उन्होंने क्या खोया, ये बस वही जानते हैं। उन्होंने अपनी नींद खोई, अपनी इच्छाएं खोई, अपनी जवानी खो दी, ताकि हमारी खुशियां कम ना हो। इस त्याग का कोई मोल नहीं है। तो जब हम उन्हें समय नहीं देते तो हम सिर्फ उन्हें नजरअंदाज नहीं कर रहे, हम उस कर्ज को चुकाने से मुकर रहे हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हाँ, ये एक ऐसा कर्ज है जो हमें बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक सौभाग्य की तरह देखना चाहिए। हमें ये मौका मिला है कि हम उस प्यार का एक छोटा सा हिस्सा उन्हें लौटा सकें, जो हमें बिना शर्त मिला है। और इसी सोच के साथ कविता अपने आखिरी हिस्से पर पहुंचती है, जो एक तरह से पूरी बात का निचोड़ है। समापन की पंक्तियां बहुत दमदार हैं। बहुत। माता पिता बोझ नहीं, धड़कते हृदय की जान है, और उनकी सेवा और सम्मान में ही छिपा असल कल्याण है। यहाँ बोझ शब्द का दोबारा इस्तेमाल ये दिखाता है कि कवि इसी एक भावना से सबसे ज्यादा लड़ रहा है, और वो इस लड़ाई को एक आध्यात्मिक मोड़ देकर खत्म करता है। वो कहता है कि हमारा जीवन उनके आशीर्वाद का ही नतीजा है। यह इस रिश्ते को एक सामाजिक जिम्मेदारी से ऊपर उठाकर एक रूहानी स्तर पर ले जाता है। इसका मतलब है कि जब हम उनकी उपेक्षा करते हैं तो हम सिर्फ एक रिश्ते को नहीं तोड़ते, बल्कि हम खुद को उस आशीर्वाद के स्रोत से काट लेते हैं जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। बिल्कुल, ये एक चेतावनी है कि हृदयहीन मत बनो, क्योंकि उनकी खुशी में ही तुम्हारी खुशी छिपी है। वाह, तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये कविता सिर्फ कुछ खूबसूरत शब्द नहीं है, ये एक आईना है। हाँ, आईना, जो हमें हमारे समाज की एक ऐसी सच्चाई दिखाता है जिससे हम अक्सर नजरें चुराते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि माता पिता की देखभाल सिर्फ एक कर्तव्य नहीं है,
यह कृतज्ञता और प्रेम की एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सही कहा। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? कविता इस बात पर ध्यान देती है कि बच्चों का अपने माता पिता के प्रति क्या फर्ज है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन ये एक और सवाल भी खड़ा करती है। जैसे जैसे समाज बदल रहा है, परिवार छोटे हो रहे हैं, जिंदगियां तेज हो रही हैं, क्या भविष्य में कर्तव्य और प्रेम की ये परिभाषा भी बदलेगी? आप क्या कहना चाहती हैं? मतलब? मेरा मतलब है, क्या हम हमेशा इसी पारंपरिक ढांचे में इस रिश्ते को देखते रहेंगे, या हमें इस रिश्ते को निभाने के नए तरीके खोजने होंगे? क्या तकनीक, जैसे कि ये वीडियो कॉल, उस भावनात्मक खालीपन को सच में भर सकती है जो शारीरिक दूरी से पैदा होता है? या फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए माता पिता और बच्चों के इस रिश्ते का स्वरूप कुछ ऐसा होगा जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें मिलकर खोजना होगा।